प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप YouTube के थंबनेल से समझ रहे हैं कि आज हम सभी UGC नेट फर्स्ट पेपर के रिसर्च एप्टीट्यूड पर अति नवीनतम PYQ जो आपको वर्ष 2023 जून का सटीक प्रश्नोत्तरी समझा जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह UGC नेट पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट है जो आपको पार्ट 2 में होगा। पार्ट 1 का वीडियो ज़रूर देख ले ताकि थोड़े थोड़े से ही प्रैक्टिस से शिखर तक पहुंचा जा सकता है। रिसर्च प्रैक्टिस खोजता है और इसे प्रैक्टिस करने पर ही हम आगे की ओर सफल हो सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न, जिस अनुसंधान अध्ययन में मनुष्यों की प्रतिभागिता होती है उसमें निम्नलिखित में से कौन से नैतिकता संबंधी मुद्दे सामने आते हैं? ए. सुविचारित सहमति का अभाव। बी. शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान। सी. अत्यधिक प्रलोभन। डी. अध्ययन के बारे में जानकारी देना। अंग्रेजी है इसकी। Which among the following would be the ethical issues in a research study that involves participation of human subjects? A. Lack of informed consent. B. Physical and psychological harm. C. Excessive inducements. और डी है आपको डी ब्रीफिंग। आपको ऑप्शन से चयन करना है ए, बी, सी और डी से कि सही ऑप्शन क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि मनुष्यों की प्रतिभागिता होती है नैतिकता संबंधी मुद्दे को लेकर। तो इथिकल क्या है? जो अच्छी खबर है, जिसे नुकसान नहीं हो, जिस किसी चीज का अभाव नहीं हो, कहीं प्रलोभन न मिले, तो यह सब हमारा अनैतिकता में आया। और जो नैतिकता है वह अध्ययन के बारे में जानकारी देना। तो सवाल के जिस प्रकार से पूछा जा रहा है उस प्रकार से हमारा ऑप्शन का चयन करना है। तो सुविचारित सहमति का अभाव या नैतिकता संबंधी है जो मनुष्य को प्रतिभावित करता है। तो यह कथन हमारा गलत है। यह ऑप्शन के हिसाब से सही है। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान, यह भी कथन आपका सही है सवाल के हिसाब से। और अत्यधिक प्रलोभन, यह भी आपको सही है। लेकिन अध्ययन के बारे में जानकारी देना यह तो नैतिकता है ही। तो इस प्रकार हमारा सही ऑप्शन ए, बी, सी ओनली जो ऑप्शन ए की ओर है। चलिए इसका सही उत्तर मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, Which aspect of the researcher may cause psychological effect in the participant of a study? A. Age. B. Race. C. Sex और D. Attitude। हिंदी है इसकी। अनुसंधानकर्ता का कौन सा पहलू किसी अध्ययन के प्रतिभागियों पर मनोसामाजिक प्रभाव डाल सकता है? A. आयु। B. नस्ल। C. लिंग और D है अभिवृत्ति। तो मनोसामाजिक प्रभाव डाल सकता है, ये ऑप्शन में आपका आएगा अभिवृत्ति, एटीट्यूड। ये जो है आपको रिसर्चर के
मनोसामाजिक प्रभाव डाल सकता है। हमारा सही ऑप्शन डी की ओर है। ये रहा हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न में आपको है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक है कथन, अनुपात मापनी में शून्य बिंदु यथेच्छ होता है। कथन 2 है, नामित मापनी में आंकड़ों का क्रम निर्धारण, रैंक निर्धारण किया जा सकता है। अंग्रेजी इसकी है, स्टेटमेंट 1, इन ए रेशियो स्केल 0 पॉइंट इज आर्बिट्री। स्टेटमेंट 2 है, द नॉमिनल स्केल अलाउज ऑर्डरिंग रैंकिंग ऑफ डेटा। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स जो आपको ये दिया गया। अब आपको ऑप्शन से ABCD का चयन करना है कि सही ऑप्शन क्या होगा। अनुपात मापनी क्या है हमारा? अनुपात मापनी, और है ये नामित मापनी। अनुपात मापनी और नामित मापनी। तो सबसे पहले यह समझा जाए कि मापनी क्या है। मापनी मतलब स्केल। स्केल मतलब किसी चीज को मापने की क्रिया क्या है, उसे कैसे किया जाए, है ना स्केल। तो इसे अच्छी तरह से थोड़ा समझा जाए। चलिए इस पर हम लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे कि मापनी जो है आपको 4 प्रकार के हैं। एक है आपका नॉमिनल, दूसरा है आपका ऑर्डिनल, और तीसरा है आपका इंटरवल। चौथा स्केल है आपका रेशियो। यहाँ इसकी हिंदी है नामित मापनी। इसको बोलते हैं क्रमिक मापनी। इंटरवल को कहते हैं अंतराल मापनी, और ये है आपका अनुपात मापनी। ये आपको हिंदी है। ध्यान रखने वाली बात है कि आपको प्रश्न में असेंडिंग ऑर्डर में भी आ जाएगा कि स्केल का बढ़ते क्रम क्या है। तो सबसे पहले शुरू से नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, ये 4 आपका क्रम से है, सीक्वेंस में है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे जब आपको पूछे कि स्केल का डिसेंडिंग ऑर्डर में। यह भी प्रश्न UGC नेट में पूछा गया है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा तब हमारा पहले रेशियो आएगा, बढ़ घटते क्रम में। यहाँ से रेशियो, उसके बाद इंटरवल, उसके बाद ऑर्डिनल, और उसके बाद आपको नॉमिनल आएगा। तो यह भी आपको ध्यान देना है कि कहाँ पर क्या और कैसे करना है। तो इसको समझाए कि नॉमिनल स्केल हमारा क्या है। नॉमिनल क्या है? इसमें सिर्फ किसी का गुण या विशेषता के नाम पर आधारित होता है। गुण या विशेषता के आधार पर नॉमिनल स्केल आधारित होता है। इसमें उनके वर्गों या समूहों में, वर्गों या समूह में गुण के आधार पर विभक्त किया जाता है। इसमें
गणितीय प्रयोग नहीं होता है। अर्थात जोड़, घटाव, गुना और भाग की क्रिया नहीं होता है। इसे आप अवश्य ध्यान रखें, कहीं इस प्रकार के भी प्रश्न में आपको सामना करना पड़ेगा और पड़ता है कि कौन से स्केल में गणितीय प्रयोग नहीं होता है, तो आपको आसानी से होगा नॉमिनल स्केल। ठीक है। दूसरा हमारा है क्रमिक। दूसरा हमारा है क्रमिक मापनी। क्रमिक मापनी जैसा कि हम बोलते हैं तो इसमें अंतर बराबर हो, अंतर बराबर हो, अर्थात 1 2 3 4 ये क्रम से A B C D ये क्रम से होना चाहिए। ये भी प्रश्न आपको सामना करना पड़ेगा कि किस मापनी में क्रम अंतर बराबर होता है, तो आपका जवाब होगा क्रमिक मापनी अर्थात ऑर्डिनल स्केल। तीसरा है आपका इंटरवल यानी अंतराल मापनी। अंतराल मापनी जैसा कि हम सब बोलते हैं अंतराल माने कितने कितने का अंतर। जब दो चरों के बीच बराबर का हो, अंतर बराबर में हो, तो वह अंतराल मापनी में आएगा। इसमें सापेक्ष मान का प्रयोग होता है। सापेक्ष मान का प्रयोग, सपोज कीजिए कि यहाँ से 0 तो यहाँ आपका 5, यहाँ आपका 10, यहाँ 15, यूँ हम बढ़ रहे हैं तो 0 से 5 की दूरी कितना है, तो +5। 5 से 10 की दूरी कितना है, +5। 10 से 15 की दूरी कितना है, तो आपका +5, यानी +5 का अंतराल है। कितना का अंतराल है, तो +5 का है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि यथेष्ट माने जितना हो सके यथेष्ट, इसमें आभासी शून्य का प्रयोग स्वेच्छाचारी है। यह हम पर निर्भर करता है। इसमें 100% शून्य रखना होगा। शून्य रखा जाए या नहीं यह आपकी मर्जी पर है, यह स्वेच्छाचारी है। यह शून्य से यहाँ शुरू किया गया, इसे आप यहाँ 5, 10, 15, 20 के अंतराल पर भी चला जा सकता है, यहाँ कोई ये नहीं है। अब थोड़ी देर के लिए समझें कि शून्य जो है इसमें आपको 2 प्रकार के प्राप्त होते हैं। पहला को कहते हैं यथेष्ट। इसमें आपको प्रारंभ की ऐच्छिक प्रक्रिया होती है। शुरू जो करते हैं यहाँ ऐच्छिक प्रक्रिया होती है, और इसमें आपको वास्तविक रियल परम अंत की अनिवार्य प्रक्रिया है। ये जो है आपको अंत की अनिवार्य प्रक्रिया है। ठीक है।
ये आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है, प्रश्न में पूछा जा सकता है कि एक शोधकर्ता यानी एक रिसर्चर है जो प्रदत्त विश्लेषण के आंकड़ों को यथेष्ट शून्य के रूप में सम्मिलित किया तो उसने किस शून्य का प्रयोग किया। सवाल एक बार पुनः समझा जाए। एक शोधकर्ता अर्थात एक रिसर्चर ने प्रदत्त विश्लेषण में आंकड़ों को यथेष्ट शून्य के रूप में सम्मिलित किया व शामिल किया यथेष्ट शून्य को, तो उसने किस शून्य का प्रयोग किया, किस मापनी के अंतर्गत यह आएगा। तो हमारा सीधा सा जवाब होगा अंतराल मापनी। क्या जवाब आएगा? इंटरवल रेशियो, इंटरवल स्केल। ठीक है। अब ये इसका उदाहरण कौन सा हो सकता है? तो इसका उदाहरण आपको थर्मामीटर को जाएगा। ये है थर्मामीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब चौथा हमारा है अनुपात। चौथा हमारा है अनुपात। इसको लिखते हैं रेशियो। चलिए, रेशियो स्केल। इसमें आपको दो चर एक दूसरे के सामने अनुपात में रहते हैं। दो वेरिएबल्स आपको अनुपात में मिलेंगे, रेशियो में होंगे, और यह अनुपात मापनी सबसे ऊंचा, सबसे ऊंच है या हाईएस्ट में है। यह प्रश्न आपको पूछे कि मापनी में सबसे ऊंचा क्रम किसका है, तो सीधा सा जवाब आपका रहेगा अनुपात मापनी। और सबसे नीचा कौन सा है, तो हमारा नामित। नामित मापनी पिछले पन्ना में हम लोगों ने देखा। नामित मापनी ये आपका नॉमिनल स्केल। ठीक है। तो यह रेशियो सबसे ऊंचा, उच्चतम में है, और इसमें अनुपात मापनी में आपको गणितीय प्रयोग होता है। इसमें जोड़, घटाव, गुना और भाग की क्रिया की जाती है। अनुपात मापनी प्रायः 100 को मानकर काम किया जाता है। जैसे राम का अनुपात, राम का शेयरिंग आपको है 60 और श्याम का मान लीजिए है 30। तो इसका हमें रेशियो करना है, तो इसे लिखा जाता है राम अनुपात श्याम। ठीक है। तो राम का है 60, तो यहाँ 60 अनुपात की जगह अनुपात, और श्याम का कितना है 30, तो यहाँ लिखा है 30। ठीक है। जब दोनों को काट दिया गया, यानी राम और श्याम है अनुपात, ये आपका था 60 और 30। जब ये कटेगा तो 30 दूनी 60, यानी 2:1, तो इसको 2:1 समझा जाता है। यह है आपका गणितीय प्रयोग, मैथमेटिकल प्रचलन। इसमें जोड़, घटाव, गुना, भाग, और यह सबसे उच्चतम मापनी जो है स्केल, या सबसे उच्चतम हाईएस्ट है,
इसको आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे, इस पर ध्यान रखेंगे और यह जानकारी जरूर है। और इस स्केल से आपको एक प्रश्न प्रायः पूछा ही जाता है, प्रायः पूछा ही जाता। इसको घुमा फिरा कर करके क्लियर कंसेप्ट करें, जैसे जैसे प्रश्न आएगा उसी आधार पर वैसे ही हम लोग समाधान करते बढ़ेंगे। तो हमारा ये रहा सही उत्तर आपका कि अनुपात मापने में शून्य बिंदु यथेच्छ होता है। यह कथन आपका गलत हो गया। और नामित मापने में आंकड़ों का क्रम, नामित तो यह तो सिर्फ नाम से है, क्रम तो ये आपको जाएगा ऑर्डिनल में। ये आपका ऑर्डिनल तो ऑर्डिनल है ना, ये पूछ रहा है नामित, तो रैंक निर्धारण किया जा सकता है। यह कथन आपका गलत है। इस प्रकार दोनों कथन गलत है। जो ऑप्शन बी की ओर जा रहा है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। चले अब अगले प्रश्न की ओर। यह है प्रश्न संख्या 4। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, बार बार किए गए मापनों की श्रृंखला के मानक विचलन से किसी एकल मापन की संयोगिक त्रुटि के संभावित आकार का अनुमान लगाया जाता है। कथन 2 है, पूर्वाग्रह सभी मापनों को समान तरीके से प्रभावित करता है, उन्हें एक ही दिशा में धकेलता है। अंग्रेजी इसकी है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। Statement 1, the standard deviation of a series of repeated measurements estimates the likely size of the chance error in a single measurement. Statement 2 है आपको, bias affect all the measurements the same way, pushing them in the same direction. ऑप्शन A, B, C और D से आपको चयन करना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो कथन 1 है कि मापने की श्रृंखला में मानक विचलन, यानी बार बार जब किया जाता है, रिपीटेड है, तो एकल मापने की संयोजित त्रुटि के संभावित आकार का अनुमान लगाया जाता है। एकल त्रुटि, एकल मापनी, यह कथन आपका सही है। कथन 2 है, पूर्वाग्रह सभी मापनों को समान तरीके से प्रभावित करता है। जब हमारे मन में छल कपट है, बायस है कि ऐसा होगा, तो जैसे हमारी सोच होगी वह वैसा ही प्रभावित करेगा। तो किसी भी प्रकार के मापनी में जब पूर्वाग्रह है, बायस है, तो इसे प्रभावित करता है और इसे एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में पुश करेगा, उसे धकेलता है। तो यह कथन भी आपका सही है, अर्थात कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। जो ऑप्शन आपको ए की ओर जाता है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। चलिए, ये हमारा सही उत्तर रहा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। अगला प्रश्न, चलिए, यह है हमारा, एक अनुसंधानकर्ता विभिन्न प्रतिदर्शों के प्रतिदर्श सहसंबंध गुणांकों के लिए निम्नलिखित P मान प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से किसे 1% सार्थकता स्तर पर सार्थक माना जा सकता है। अंग्रेजी इसकी है, ए रिसर्चर ऑब्टेन्स द फॉलोइंग P values for sample correlation coefficients of different samples. Which of these can be considered significant at 1% level of significance? A स्टेटमेंट है आपको 0.004, B 0.99, C है 0.995, D 0.001 और E आपको है 0.1। आपको A, B, C, D, E के स्टेटमेंट से ऑप्शन का सही चुनना है। A 1, 2, 3, 4 से।
इसमें से आपका सही ऑप्शन क्या होगा? इसे थोड़ा वैल्यू मान है समझा जाए। चलिए, वैल्यू, चलिए वैल्यू आपको रिसर्च में दो प्रकार के प्राप्त होते हैं। रिसर्च में वैल्यू आपको दो है। एक है आपका कैलकुलेटेड वैल्यू और दूसरा है आपका टेबल जेड वैल्यू। ठीक है, तो कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है इसको हम लोग समझें। कैलकुलेटेड वैल्यू वह है जिसमें रिसर्चर, अनुसंधानकर्ता स्वयं, सेल्फ, जो रिसर्च करता है और उसके डेटा से जो कैलकुलेटेड मान आता है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू प्राप्त होता है, वह आपका कैलकुलेटेड वैल्यू है। ये आपका कैलकुलेटेड वैल्यू है। और टेबल जेड वैल्यू जो है, इसमें आपको पहले से टेबल में दिया हुआ रहता है मान। ये आपको बुक में मिल जाएंगे। ये जो मान दिया रहता है उसको कहते हैं टेबल जेड वैल्यू। टेबल जेड वैल्यू ये आपको बुक में दिया रहता है, यह टेबल में दिया हुआ है और कैलकुलेटेड वैल्यू को स्वयं से निकालना पड़ता है, वह कैलकुलेटेड वैल्यू है। कुछ टिप्स जो आप समझ ले प्रसंगवश। जेड का वैल्यू, जेड यदि ग्रेटर देन और इक्विवेलेंट है और इसका मान 2.58 है, 2.58 है, तो यह 0.01 पर आपका रिजेक्ट हो जाएगा, यहाँ रिजेक्टेड। जेड का वैल्यू यदि 2.58 या इसके बराबर है तब 0.01 पर इसकी जो सार्थकता स्तर है, सिग्निफिकेंट है लेवल, वह आपका रिजेक्टेड हो जाएगा। ये प्रश्न में पूछा जाता है और इसको नज़रअंदाज नहीं करें, यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा आपका है जेड यदि बड़ा हो और बराबर हो लेकिन 1.96 जो 0.05 सिग्निफिकेंट लेवल पर यह रिजेक्टेड हो जाता है। ठीक है, जेड का वैल्यू 1.96 से ग्रेटर हो या इक्वल हो तब 0.05 जो है आपको यह रिजेक्टेड हो जाएगा। हमने जो कैलकुलेशन किया वह रिजेक्टेड हो जाएगा। अगला है आपका जेड यदि लेस देन हो, छोटा हो, किससे? 1.96 से, तो यह 0.05 सिग्निफिकेंट लेवल पर यह आपका एक्सेप्टेड हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये आपको स्टेटमेंट के रूप में प्रश्न पूछता है। और एक बात आप समझें कि
0.01 0.01 इसका मतलब क्या हुआ? रिसर्च में इसका मतलब क्या हुआ? तो जब इसको 0.01 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि 1/100। ठीक है, 1/100। तो यह 1/100 जो है, इसमें एक बार आपका सत्य होगा। हमने जो डेटा हासिल किया तो इसमें एक बार सत्य, और 100 में एक बार सत्य तो 99 बार आपका असत्य, 99 बार असत्य। तो यह समझा जाए इसमें विश्वसनीयता ज़्यादा होगी, चूँकि यह 99 बार असत्य है तो यह विश्वसनीयता सत्य है। वही अगला हमारा था 0.05 का सिग्निफिकेंट। तो यह जो है इसमें आपका 5 बार सत्य, 5 टाइम्स आपका ये हुआ सत्य, और 5 यदि सत्य है तो 100 में 95 बार जो होगा आपको, वह आपको असत्य होगा, वह आपको असत्य होगा। इसको भी ध्यान रखा जाए, यह महत्वपूर्ण है। आपको स्टेटमेंट या सही गलत के रूप में पूछेगा। जैसे जैसे रिसर्च में आपको प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त होंगे, आपको स्पष्ट किया जाएगा। इसको ध्यान में रखें, यह आपके लिए एक छोटी सी टिप्स है। दूसरी बात आप समझें कि प्रश्न में आपको आता है कभी कभी कि -1 से +1 की दूरी, -1 से +1 की दूरी कितना है? तो इसकी दूरी है आपको -1 से +1 की दूरी 68.26। इसे बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि आपको जब न्यूमेरिकल आएगा स्टैटिस्टिक्स में, उसमें यह काम आएगा। -1 से +1 की दूरी कभी कभी यूं ही साधारण सा प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे समझ ले। अब -2 से +2 की दूरी कितनी है, इसको भी याद रखने की जरूरत है। तो यह है आपका 95.44। यह -2 से +2 की दूरी है, इसे बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब अगला समझें कि -3 से +3, -3 से +3 की दूरी कितनी है? तो इसमें है आपका 99.7। ये 3 है, ये रहा आपका 1, ये रहा 2 और ये रहा 3। इन तीनों के बीच की दूरी आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए, तब जाकर आपको रिसर्च पेपर में जो स्टैटिस्टिक्स का प्रश्न होंगे उसे आसानी से समाधान किया जाएगा। यह बहुत ज़रूरी है और आसान से हम उसको समझ पाएंगे। आपको जब यह याद हो जाएगा, यह ध्यान में रहेगा कि -1 से +1, तो यदि सवाल पूछे कि 1 से 2 अर्थात +1 से +2 की दूरी क्या है, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाकर कैलकुलेशन करके बना लेंगे। तो जब तक यह डाटा याद रहेगा तो हमें आसानी होगी, इसलिए इसको आप नज़रअंदाज नहीं करें। रिसर्च पेपर प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट है और इसमें आपको फुल्ली मार्क्स मिलता है। यहाँ कहीं भी कटौती की कोई गुंजाइश नहीं है। रिसर्च पेपर एक ऐसा पेपर है जो समझ लेने पर बहुत आनंद आता है।
यह एक मज़ेदार टॉपिक्स है। यह आपको सेकंड पेपर जो कि एजुकेशन सब्जेक्ट में है उसमें भी आपको मिलेगा रिसर्च, और आपको ये सोशोलॉजी में भी मिलेगा, इकोनॉमिक्स में भी सेकंड पेपर के रूप में है, आपको कॉमर्स में भी मिलेंगे। तो रिसर्च जब हम यूजीसी नेट को क्वालिफाई करने के क्रम में है, जब उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो रिसर्च से हमें दूर नहीं भागना है। रिसर्च हमें पढ़ना ही है। जब पढ़ेंगे तभी तो आगे हम एमफिल या पीएचडी के लिए उसमें रिसर्च पेपर तैयार करेंगे। तो यह आपको मस्ट है। थोड़ी थोड़ी ही सही प्रैक्टिस करते रहिए और यह आपको सफलता जरूर दिलाएगा। शून्य से शिखर तक प्राप्ति करने के लिए प्रैक्टिस मस्ट है। तो इसको हम लोग समझें। अब हमारा सही उत्तर क्या है इसको देखा जाए। ये हमारा है सही उत्तर ए एंड डी। ए एंड डी। तो हम लोगों ने पीछे पन्ना में अच्छे तरह से समझा कि 0.004 और डी है आपका 0.001। ये जो है आपको 1% पर सार्थकता स्तर को सार्थक माना जा सकता है, पी का वैल्यू। ठीक है, तो सेशन ज़्यादा लंबा न बने, वीडियो ज़्यादा लंबा न हो, तो यही सेशन आपको बाइंड अप किया जाता है। पुनः अगले सेशन में अच्छे अच्छे प्रश्न को हम लोग लेकर के आएंगे और इसे समाधान करेंगे। तब तक के लिए सेशन को बाइंड अप किया जाता है। जय हिंद।